मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 111 111। सौदा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 111। सौदा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हवाई जहाज को राजधानी तक पहुंचने में कुछ घंटे लग गए। नूह ने कभी भी अपनी नजरें उससे हटाई नहीं थी, वह इसके पैटर्न को याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर जहाज ने अपनी ऊंचाई कम कर ली और लाल जंगल की दिशा में आगे बढ़ गया। वह एरोलियाक वन है। वे कहते हैं कि उस स्थान पर एक शक्तिशाली जादुई जानवर मारा गया था और उसके खून ने वहां के पेड़ों को हमेशा के लिए दूषित कर दिया है। जून अभी भी उसके पक्ष में थी, समय समय पर पर्यावरण के बारे में विस्तार से बता रही थी। रुको, मुझे यह मत बताओ कि अब मेरा कोई दोस्त है। नूह को केवल अपनी माँ और विलियम की ही परवाह थी, और चूंकि लिली मर चुकी थी, इसलिए विलियम ही एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। हालांकि उन्हें पता चला कि जून का चरित्र उतना बुरा नहीं था। हम वास्तव में काफी समान हैं। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह एक साधना आदि के वर्णन के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। मुझे लगता है कि मैं देखूंगा कि अकादमी में क्या होता है। अगर वह भरोसेमंद है, तो मैं उसे सनकी की विरासत देने पर भी विचार कर सकता हूं। मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं हमेशा उससे ज्यादा मजबूत रहूंगा। वह एक्सेंट्रिक थंडर के साथ किए गए अपने सौदे को नहीं भूला था, लेकिन वह इतना लापरवाह भी नहीं था कि इतनी बड़ी धनराशि किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। जहाज लाल जंगल के ऊपर तैर रहा था। नूह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके नीचे के पेड़ों के तने भी लाल रंग के थे। एक जादुई जानवर इतना शक्तिशाली है कि उसने पर्यावरण को इतना गहराई से बदल दिया है। क्या घाटी का राजा भी ऐसा कर सकता है? वे कुछ किलोमीटर तक उड़ते रहे जब तक कि वे जंगल के अंदर नहीं पहुंच गए। तभी जहाज नीचे उतरने लगा। यह विमान भूभाग पर एक वृक्षविहीन स्थान पर उतरा और थाडेस ने छात्रों को अपने पास इकट्ठा होने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने समूह के बीच एक रून फेंका और वे तुरंत जमीन पर टेलीपोर्ट हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहाज उनके बगल में था और उसके नीचे से छात्र उस मशीन की भव्यता को बेहतर तरीके से देख सकते थे। इसके बाद थेडियस ने अपना हाथ हिलाया और जहाज उस क्रिस्टल में समा गया जिसे उसने अपनी हथेली में पकड़ रखा था। मेरे पीछे आओ, हम अन्य छात्रों के साथ समूह बनाएंगे और फिर अकादमी की यात्रा करेंगे। इलाके में भी लाल रंग की छटा थी, लेकिन इसकी तुलना पेड़ों के पत्तों के रंग से नहीं की जा सकती थी। वे गहरे लाल रंग के थे और मंद प्रकाश से चमक रहे थे। नूह समूह में सबसे अधिक संवेदनशील था और उसने तुरंत ही कुछ बात नोटिस कर ली। श्वास की सांद्रता सामान्य से कम दोगुनी है। ऐसा लग रहा था कि पेड़ स्वाभाविक रूप से श्वास इकट्ठा कर रहे थे, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमी का स्थान इस जंगल के अंदर है। समूह 1 घंटे तक चलता रहा और फिर एक शिविर पर पहुंचा जहां लगभग 50 तंबू लगे हुए थे। थेडियस, इस साल आप देर से आए हैं। बड़े तंबू से एक विशालकाय आदमी बाहर आया। वह 2.5 मीटर लंबा था और उसके शरीर के हर हिस्से पर मांसपेशियां उभरी हुई थीं। वह काफी बालों वाला व्यक्ति था। उसकी लंबी घुंघराले दाढ़ी थी, लेकिन वह गंजा भी था, जो उसके शरीर पर मौजूद बालों की मात्रा के विपरीत था। छात्रों, वह ब्रूस स्नैप्टी है। वह वास्तविक युद्ध पाठ्यक्रम के प्रोफेसर हैं। छात्रों ने उसकी ओर झुककर प्रणाम किया, लेकिन ब्रूस ने उनकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं की और थाडेस के पास जाकर उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। तो, इस बार तुम्हारा झुंड कैसा है? मेरे पास एक ऐसा है जिसने 60 अग्नि भेड़ियों को मार डाला। थडेस धूर्तता से मुस्कुराया। वांडा के बारे में क्या? मेरे पक्ष में केवल 45 6 पैर वाले घोड़े हैं। एक काले बाल वाली मध्यम आयु की महिला दूसरे तंबू से बाहर आई। उसके चारों ओर एक गर्मजोशी भरा आभामंडल था, जो किसी को भी तुरंत उस पर भरोसा दिला सकता था। मैं वांडा हममन हूं, अकादमी में कीमिया की शिक्षिका हूं। उन्होंने विद्यार्थियों को हल्का सा प्रणाम किया। थडेस को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आपने 2 समूहों का ध्यान रखा और वह आपका सबसे अच्छा समूह था। वांडा मुस्कुराए और धीरे से आह भरी। इस बार मेरी किस्मत बहुत खराब थी। 2 टेस्टों में सफल होना सही विकल्प नहीं था। उसी समय, उस क्षेत्र में एक जोरदार खर्राटों की आवाज गूंजी और उसके बाद एक भयावह आवाज आई। 85 विशाल भालू। इस साल आखिरकार मैं जीत गया। छोटे भूरे बालों वाली और दाहिनी आंख पर पट्टी बंधी एक महिला पेड़ों के बीच से आती हुई दिखी। उसके पीछे युवकों का एक समूह था। थडेस ने उसकी घोषणा की।
मेगन एक सामान्य साधना पाठ्यक्रम, शरीर पोषण विधियों में विशेषज्ञता। मेगन ने अन्य अध्यापकों की ओर मुखातिब होकर बात की। थेडियस, तुम्हें अभी भी अपनी बात कहनी है। क्या शाही राजवंश सचमुच कुछ क्रेडिट खोने से डरता है? जब उसने एल्बास परिवार का मजाक उड़ाया तो छात्रों की आंखें चौड़ी हो गईं। आखिरकार वे ही इस महाद्वीप के शासक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि थेडियस को इसकी परवाह नहीं थी और उसने उसे जवाब दिया, मुझे डर है कि इस बार मैं सचमुच सबसे भाग्यशाली था। 136 बर्फ में जन्मे यति। थेडियस के बोलने के बाद ही छात्रों को समझ में आया कि क्या हो रहा था। नूह ने अपना सिर नीचे किया और चुपके से समूह के पीछे वाले हिस्से में चला गया। उसका अकादमी को देखने से पहले ही ध्यान के केंद्र में आने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वे इस बात पर दांव क्यों लगा रहे हैं कि कौन सा नया छात्र अधिक शक्तिशाली है? अन्य अध्यापकों ने आश्चर्यचकित होकर आवाज निकाली और नूह के समूह की ओर देखा। क्या किसी ने डैनियल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ब्रूस ने थेडियस की ओर मुड़कर पूछा। हाँ, वेंस, उन्हें तुम्हारा निरीक्षण करने दो। नूह ने आह भरी और समूह की अगुवाई की ओर बढ़ गया। वह प्रोफेसरों के सामने पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। उसने डैनियल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह बहुत छोटा है। मेगन ने शिकायत की और अपने पीछे खड़े एक छात्र को अपने पास आने का इशारा किया। मुझे देखने दो कि वह क्या कर सकता है। जस्टिन, जाओ और उससे लड़ो। जस्टिन लगभग 17 साल का एक लंबा युवक था। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटकी रहती थी जिसे चलाने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। थेडियस ने विनती भरे भाव से नूह की ओर देखा। नूह ने फिर से आह भरी और उसका सामना किया। मुझे पुरस्कार का 5% चाहिए। शिक्षक से सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे युवक को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रूस और मेगन जोर से हंसने लगे, जबकि वांडा ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपने मुंह को हाथ से ढक लिया। थेडियस आश्चर्य से उबर गया और अपने चेहरे पर फिर से धूर्त मुस्कान ले आया। ठीक है, लेकिन आप उस मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। कोलकाता में 28 वर्षीय महिला करोड़पति बन गई। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म, अध्याय 112। अकादमी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 112। अकादमी। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह ने अपने कंधे उचकाए और उस लंबे युवक का सामना किया। जैसे ही वह धीरे धीरे जस्टिन के पास पहुंचा, दो कृपानें हवा में प्रकट हो गईं। जस्टिन स्थिर खड़ा रहा, उसके हमले की प्रतीक्षा में। नूह ने आलसे में 5 वार किए, जो बड़ी तलवार के एक ही झटके से कुचल दिए गए। उसे जून के स्तर के आसपास होना चाहिए। खैर, थेडियस ने मेरे दूसरे स्पेल के बारे में कुछ नहीं कहा। जस्टिन ने देखा कि नूह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और उसने उस पर तलवार तान दी। हवा से बनी एक बड़ी गोली नूह की दिशा में चली, जिससे उसे हमले को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी कृपानें आगे की ओर घुमाई और गोली को सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन गोली के प्रभाव के कारण वह दूर जा गिरा। अरे तुम, यह कोई खेल नहीं है। क्या तुम्हारा कोई चेहरा नहीं है? नूह कुछ मीटर दूर बिना किसी नुकसान के उतरा और उसने अपनी नजर उस युवक की ओर उठाई। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसके स्थान से तुरंत ही 20 पवन वार छोड़े गए जो जस्टिन की महान तलवार पर गिरे। वह उन्हें फिर से रोकने में सफल रहा, लेकिन उसे पता चला कि 20 और वार दूसरी दिशा से आ रहे थे। उसने जल्दी से एक मंत्र सक्रिय किया जिससे उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज और तेज हो गई, जिसने सभी हमलों को काट दिया। हालांकि उस समय नूह पहले से ही उसके सामने था। जस्टिन ने मंत्र को पुनः सक्रिय कर दिया और उसका रंग पीला पड़ गया। उसकी तलवार इतनी तेज हो गई कि उसने नूह के हाथापाई के प्रहार को सीधे रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी जस्टिन की दृष्टि काली हो गई, क्योंकि एक 3 मीटर लंबे चमगादड़ ने अपने पंजों से उसके हमले को रोक दिया। जैसे ही उसके गले पर 2 ब्लेड रखे गए, उसे ठंड का एहसास हुआ। नूह ने उसके कानों से धीमी आवाज में कहा, अगर यह खेल नहीं होता तो तुम मर चुके होते। नूह ने इको को अपने शरीर के अंदर वापस खींच लिया और थेडियस की ओर वापस चला गया। उसके ऊपरी वस्त्र का बायां हिस्सा फटा हुआ था, जिससे उसका सुडौल शरीर दिखाई दे रहा था, जिसमें पसीना भी नहीं था। थेडियस ने सिर हिलाया और 2 चमकते क्रिस्टल उसकी ओर फेंके। नूह ने उन्हें पकड़ लिया और देखा कि वे ओब्सिडियन क्रेडिट थे, जिनकी चमक उसी प्रकार की थी जैसी सुलेमान ने उसे दी थी।
एक छोटे से शो के लिए 100 क्रेडिट, ये रईस पागल है। हालांकि सभी युवक उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, सिवाय जस्टिन के, जिसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। मुझे विश्वास है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, थेडियस ने बात की और अन्य प्रोफेसरों ने उसके सुझाव पर सिर हिलाया। नूह उसके पीछे पीछे गया, जबकि जून उसके पास आए और उससे सवालों की बौछार करने लगी। वह बल्ला क्या था? एक बल्ला। यह एक जादू है ना? अन्यथा आप इसे हमारी लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करते। शायद। क्या यही आपका एकमात्र मंत्र है? मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। यह देखकर कि उसने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जून थोड़ा नाराज हो गई। हालांकि नूह देख सकता था कि उसकी युद्ध की मंशा फिर से जागृत हो गई थी। अब मुझे यह मत बताओ कि वह मुझसे मंत्रों का प्रयोग करके लड़ना चाहती है। नूह ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन वह पूरे रास्ते में उसे घूरता हुआ महसूस कर सकता था। 1 घंटे और चलने के बाद उन्हें एक छोटा पहाड़ दिखाई दिया। थेडियस ने अपने भंडारण उपकरण से एक टोकन निकाला और उसे पहाड़ की सतह पर दबा दिया। उस स्थान पर भूभाग हिल गया और जमीन पर 3 मीटर बड़ा प्रवेश द्वार बन गया। ये किसी भी अन्य भूमिगत गुफा जैसा ही प्रतीत होता था, यदि दिन का प्रकाश मार्ग के अंदर इस प्रकार न चमकता होता, मानो ये भूमिगत क्षेत्र ही न हो। प्रोफेसरों ने कुछ नहीं कहा और सीधे प्रवेश द्वार पार कर गए। उनके पीछे पीछे चल रहे छात्र भी वहां पहुंचे और गलियारे के दूसरी ओर का दृश्य देखकर दंग रह गए। विभिन्न ऊंचाई वाली इमारतें एक प्रकाशित मैदान पर व्यवस्थित ढंग से खड़ी थीं। वहां एक लंबी नदी बहती थी जो मैदान को 2 भागों में विभाजित करती थी और कुछ क्षेत्रों में लगे चमकीले लाल पेड़ों पर पक्षी चहचहाते थे। नूह ने अपनी नजर आसमान की ओर उठाए और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वे अभी भी पहाड़ के अंदर थे, क्योंकि पेड़ों की जड़ें छत से लटक रही थीं। हालांकि पहाड़ का अंदरूनी भाग पूरी तरह पारदर्शी था, जिससे अंदर रहने वाले लोग बाहर के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। श्वास के कारण कितनी चीजें संभव हैं। नूह ने अपनी पिछली दुनिया के साथ एक और तुलना की। यद्यपि ऐसा कुछ प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी संभव हो सकता था, लेकिन जब प्रक्रिया को श्वास द्वारा संचालित किया गया तो प्रभाव कहीं अधिक अद्भुत थे। थेडियस ने मुड़कर छात्रों का सामना किया। हम यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। जो लोग प्रवेश खरीदेंगे, उन्हें रॉयल शहर के मैट्रिक्स से सीधे यहाँ टेलीपोर्ट किया जाएगा। एक बार जब वे आ जाएंगे, तो मैं छात्रों के रूप में आपके कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा। 10 मिनट बीत गए और उनकी स्थिति से 50 मीटर दूर एक क्षेत्र में हल्की रोशनी फैल गई। सुनहरे कवच पहने एक महिला के नेतृत्व में 25 युवक जमीन पर स्थित सेना से प्रकट हुए। महिला ने प्रोफेसरों की ओर झुककर प्रणाम किया और उनके समूह में शामिल हो गई। थेडियस मुस्कुराया और उससे गर्मजोशी से बात की। बहन, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वह भी मुस्कुराए और अपने समूह के छात्रों की ओर ऐसे देखा जैसे किसी को खोज रही हो। फिर उसकी नजर नूह पर रुक गई और कुछ सेकंड तक उसी पर टिकी रही। वह फिर से थेडियस के सामने आए और बोली, ऐसा लगता है कि ये वर्ष दिलचस्प होंगे। थेडियस ने सिर हिलाया और नूह की ओर एक नजर डाली। अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प। फिर उसने अपने छात्रों को दूसरे समूह में शामिल होने का इशारा किया। ये स्पष्ट था कि जो लोग अपने गुणों के कारण प्रवेश पाते थे, वे दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और जब वे उन्हें अपने करीब आते देखते थे, तो उनकी आंखों में थोड़ी उपेक्षा की भावना होती थी। वह महानुभाव भी यही है। नूह ने नए आगमन के बीच सैमुअल मुवलोस की आकृति देखी और अपने वर्तमान दुर्भाग्य को कोसते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बाद थेडियस ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया और बोलना शुरू किया। अब आप आधिकारिक तौर पर रॉयल अकादमी का हिस्सा हैं। आपको एक टोकन दिया जाएगा जो आपको यहां निःशुल्क प्रवेश की अनुमति देगा और जो आपके योग्यता अंक दर्ज करेगा। आपको उससे पहले शपथ लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन चिंता न करें, ये बहुत प्रतिबंधात्मक नहीं है। आपके नामांकन के पहले सप्ताह के दौरान खुले पाठ होंगे जो आपको यहां पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। इस सप्ताह के अंत में आपसे एक परीक्षा में भाग लेने का अनुरोध किया जाएगा जो आपके स्वभाव का मूल्यांकन करेगी। परीक्षा के परिणाम केवल आपको ही पता होंगे, लेकिन वे आपके स्वभाव के लिए अधिक उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने में आपकी बहुत मदद करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 113। आवास। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 113। आवास। एड्स बाय पब फ्यूचर।
उन पाठ्यक्रमों में भी हर साल आपकी परीक्षा ली जाएगी और यदि परिणाम संतोषजनक नहीं होंगे तो आपसे उस विषय को छोड़ने का अनुरोध किया जाएगा। आप अभी भी उसमें भाग ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्रेडिट खर्च करने होंगे। थेडियस ने अपना स्पष्टीकरण पुनः शुरू करने से पहले एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया। आपको हर 2 महीने में अकादमी के लिए एक मिशन भी पूरा करना होगा। नदी के दाईं ओर एक बड़ा बोर्ड है जहां आप वे सभी कार्य पा सकते हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। किसी मिशन में सफल होने पर आपको योग्यता अंक मिलेंगे जिन्हें आप तकनीकों, सामग्रियों या हथियारों के लिए बदल सकते हैं। ये सेवाएं आपके लिए तब खुली होंगी जब आप अपनी प्रकृति की परीक्षा से गुजरेंगे। अंत में, कोई भी प्रोफेसर किसी शिष्य का चयन कर सकता है और उसे वित्तीय सहायता दे सकता है। यह एक बड़ा सम्मान है, इसलिए अपने अपने क्षेत्र में चमकना सुनिश्चित करें। थेडियस ने नदी के दाहिनी ओर एक इमारत की ओर इशारा किया। उस इमारत में जाओ और अपना अकादमी टोकन प्राप्त करो, साथ ही एक पुस्तक जिसमें अकादमी के नियम और अन्य विवरण होंगे। तुम्हारे रहने की जगह भी वहीं तय की जाएगी। पाठ्यक्रमों का कैलेंडर जानने के लिए बोर्ड पर जाना न भूलें, तुम्हारी कक्षाएं कल से शुरू होंगी। थेडियस ने समूह को तितर-बितर होने का इशारा किया और छात्रों ने झुककर उसके द्वारा बताई गई दिशा में जाने का इशारा किया। वातावरण शांतिपूर्ण था और श्वास का घनत्व अधिक था। नदी पार करने में सुविधा के लिए नदी पर छोटे-छोटे पुल बने हुए थे। कुछ ही मिनटों में ग्रेशेड कक्षा के छात्र संरचना के सामने आ गए। हालांकि इससे पहले कि कोई इसके प्रवेश द्वार को पार करता, इसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी। सबसे अधिक युद्ध कौशल वाले 25 लोग पहले। जो लोग परीक्षा में सफल हुए थे वे भवन में प्रवेश कर गए। नूह और जून भी उनमें से थे। उनके सामने एक बड़ा हॉल खुला था और उसके अंत में एक डेस्क रखी थी जिस पर एक बूढ़ी औरत कागज पर कुछ लिख रही थी। उसने अपनी नजर उठाए और बोली, एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम में से जो सबसे शक्तिशाली है वह आगे आ सकता है। छात्र नूह की ओर देखने लगे। अब तो चुप रहने के लिए इतना ही काफी है। उसने आह भरी और फिर डेस्क की ओर बढ़ गया। अपना हाथ इस टैबलेट पर रखें और इन शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से पढ़ें। उसने एक संगमरमर की पट्टिका की ओर इशारा किया जिस पर कुछ लिखा था और उसे एक छोटा सा पृष्ठ दिया। अकादमी का स्थान, अकादमी के रहस्य, अकादमी की गतिविधियां, अकादमी की शिक्षाएं कभी उजागर न करें। उस पर एक शपथ लिखी हुई थी जिसके तहत उन्हें अकादमी के संबंध में बाहरी लोगों से कुछ भी बोलने से रोका गया था। नूह को यह उचित लगा और उसने अपना हाथ पटिया पर रखते हुए प्रतिज्ञा की। एक रून उसकी त्वचा से चिपक गया और फिर उसमें समा गया। मुझे आश्चर्य है कि यदि आप शपथ तोड़ते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे। यह उसका दूसरा प्रयास था, लेकिन वह अभी भी नहीं जानता था कि यदि वह इसके प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा। उसे बस इसके बारे में बहुत बुरा एहसास था। महिला ने सिर हिलाया। नाम, वैंस, एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ सेकंड बाद, उसने उसे एक टोकन दिया जिस पर उसका नाम लिखा था। इसे अपनी मानसिक ऊर्जा से बांध लो। मैंने तुम्हें नदी के स्रोत की ओर पहला खाली कमरा पहले ही दे दिया है। यह तुम्हारी पुस्तक है जिसमें अकादमी के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है। नूह को टोकन और पुस्तक तो मिल गई, लेकिन वह कुछ संदेहों से बच नहीं सका। नदी के उद्गम और अंत में क्या अंतर है? उसने संक्षेप में उत्तर दिया। श्वास की सांद्रता स्रोत पर अधिक होती है। उसके शब्दों से नूह को समझ में आ गया कि उसने विद्यार्थियों में विभाजन क्यों किया। वे पहले से ही मजबूत लोगों को और मजबूत करना चाहते हैं। ये समझ में आता है। शक्तिशाली को सब कुछ मिलता है और कमजोर को दोषी ठहराया जाता है। ये नियम उस दुनिया में पत्थर की लकीर था। नूह अकादमी का टोकन बांधते हुए इमारत से बाहर निकल गया। तुरंत ही उनके दिमाग में अकादमी का नक्शा उभर आया, जिसमें उसकी विभिन्न इमारतें और उनके कार्य दर्शाए गए थे। मानचित्र पर एक छोटा सा स्थान लाल रंग से चमक रहा था। वह मेरा कमरा होना चाहिए। उसने अपना सारा सामान अंतरिक्ष वलय में वापस रख दिया और अपने निवास की ओर चल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने पहले बोर्ड को देखने का निर्णय लिया क्योंकि वह नदी के उसी तरफ था जहां उनका आवास था। अकादमी की सड़कों पर कोई नहीं था और जब वह बोर्ड के पास पहुंचा तो उसकी नजर एक बड़े चौक पर पड़ी। इसके मध्य में एक बड़ा लकड़ी का पैनल बनाया गया था जिस पर दर्जनों अलग अलग पट्टियां लगी हुई थीं। नूह ने अपनी कक्षा के पाठ्यक्रमों से संबंधित तालिका खोजने से पहले विभिन्न मिशनों की सामग्री का निरीक्षण किया। इन कार्यों में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। प्रशिक्षु कीमियागर, शुरुआती लेखक, रैंक 2 डेंटियन। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रतीत होते हैं।
चूंकि उसे अभी भी योग्यता अंकों का मूल्य पता नहीं था, इसलिए उसने उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई और केवल पाठ्यक्रमों के कैलेंडर को याद कर लिया। फिर वह अपने आवास की ओर चला गया। कुछ मिनट चलने के बाद वह एक छोटे से घर के सामने पहुंचा। नदी के दाहिने किनारे पर ऐसे बहुत से पक्षी थे, नूह को यकीन था कि उसने उनमें से 500 से अधिक को देखा था। उसने पुनः मानचित्र पर जांच की और पुष्टि की कि यह उसका घर था। नूह ने टोकन को दरवाजे के पास पहुंचाया और उसमें से एक यांत्रिक ध्वनि आई। नूह के धक्का देने पर दरवाजा खुल गया और उसके अंदर का दृश्य उसे दिखाई दिया। अंदर 2 कमरे थे, एक में बड़ा और आरामदायक बिस्तर था और दूसरे में बाथटब था। इसका फर्नीचर बहुत साधारण था, लेकिन नूह को बेकार चीजों का अभाव पसंद आया। श्वास का घनत्व जंगल के बाहर के घनत्व से 2 गुने से भी अधिक था, जिससे नूह को अपने स्थान के बारे में काफी खुशी हुई। वह बिस्तर पर बैठ गया और नियमों वाली किताब निकालकर पढ़ने लगा। जब पढ़ने के लिए शेष पन्ने कम होते गए तो वह समय समय पर सिर हिलाते रहे। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दिमाग में छांट लिया। मैं अन्य छात्रों को मार नहीं सकता या उन्हें गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता, लेकिन छोटे मोटे झगड़े की अनुमति है। अकादमी में नामांकन तब तक रहता है जब तक आप 20 वर्ष के नहीं हो जाते, उसके बाद आपको किसी पद के लिए आवेदन करना होता है और यदि आप इस स्थान पर बने रहना चाहते हैं तो एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। मैं अन्य जानकारी के बारे में तब सोचूंगा जब मुझे यहाँ प्राप्त होने वाली तकनीकों के बारे में पता चल जाएगा। अभी भी दोपहर का समय था, इसलिए नूह ने रात को जागकर अपनी साधना फिर से शुरू करने से पहले आराम करने का निर्णय लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 114। पाठ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 114। पाठ। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह ने अपनी आंखें खोली और अपनी साधना बंद कर दी। भोर हो चुकी थी और उसे अपना पहला पाठ लेना था। ध्यान के परिणामों के कारण उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ खेती करना कहीं ज्यादा लाभदायक है। इस गति से मैं 1 साल से भी कम समय में ठोस अवस्था तक पहुंच सकता हूँ। श्वास का घनत्व अधिक था और इससे डेंटियन में उसके अवशोषण की गति प्रभावित हुई। उन्होंने पहले से ही डाक वोटैक्स खेती तकनीक में कुछ महीनों तक खेती की थी, इसलिए तरल अवस्था में उनकी प्रगति छोटी नहीं थी। अब चूंकि वह ऐसे वातावरण में रह रहे थे जहां श्वास इतनी सघन थी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सफलता के लिए आवश्यक समय कम हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि नदी के स्रोत पर एकाग्रता कैसे है। खैर, मुझे शायद चलना चाहिए। आज सामान्य खेती के बारे में सबक है। उसने स्नान किया और अपने आवास से बाहर निकलकर नदी के दूसरी ओर चला गया। अकादमी का दाहिना क्षेत्र छात्रों के लिए आवंटित किया गया था, जबकि बायां क्षेत्र पाठ्यक्रमों और विशेष प्रशिक्षण क्षेत्रों के लिए था। रास्ते में नूह ने ग्रेशिएट कक्षा के अन्य छात्रों को उसी दिशा में चलते देखा। उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे उस भवन में पहुंचने के लिए उत्सुक लग रहे थे जहां पाठ पढ़ाया जाना था। ये जगह अद्भुत है ना? जून उसके पीछे दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखों के नीचे बहुत बड़ी बड़ी थैलियां थीं, लेकिन उसका शरीर उत्साह से भरा हुआ था। इस पागल ने संभवतः पूरी रात प्रशिक्षण लिया होगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसने भी वही किया था और उसने मन ही मन खुद को कोसा। आखिर वह इतनी मिलनसार क्यों है? मैं यहाँ सबसे मिलनसार व्यक्ति नहीं हूँ। नूह सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही मुस्कुराता था और जब वह मुस्कुराता भी था तो बनावटी मुस्कुराहट के साथ। उनका ठंडा आभामंडल हमेशा उनके साथ रहता था, जिससे उनके आसपास के अधिकांश लोग डर जाते थे। हालांकि अकादमी में कुछ अपवाद भी थे। ईग्गी भाई बहनों ने नूह को देखा और उसके साथ चलने लगे। उन्होंने जून के साथ अकादमी के माहौल और अपने पसंदीदा पाठ्यक्रमों के बारे में बातचीत शुरू की। हालांकि जब जून ने उनसे बात की तो वह काफी संकोची थी। वह मानवीय रिश्तों के मामले में ज्यादा अनुभवी नहीं लग रही थी। तुम्हारा क्या कहना है, विंस? जब लाल बालों वाले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा तो तीनों ने नूह की ओर देखा। उसका नाम फोर्ड था। ये बात नूह को हवाई जहाज पर यात्रा के दौरान पता चली थी। क्या वे मेरे पाठ्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कैसे पता? मैं सत्ता के 3 केंद्रों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने कंधे उचकाए और संक्षिप्त उत्तर दिया। जो मेरी युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं। वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए।
जून ने सिर हिलाया और उसकी युद्ध की मंशा जागृत हो गई, लेकिन रूथ ने थोड़ा डांटा। श्वास के और भी कई उपयोग हैं, केवल लड़ाई के लिए इसका उपयोग करने के अलावा। शिलालेखों से उड़ते जहाज जैसे चमत्कार पैदा किए जा सकते हैं और हर किसी के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कीमिया जादुई जानवरों को मानव क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकने के लिए औषधि बना सकती है। इस अद्भुत ऊर्जा का उपयोग केवल अधिक हिंसा पैदा करने के लिए करना बेकार है। रूथ इस विषय में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन नूह का दृष्टिकोण अलग था। वह पहले से ही तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया देख चुका था और उसके मन में घाटी के राजा द्वारा शहरों पर हमला करने की छवि बन चुकी थी। एक ऐसा जीवन जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सामान्यता में एक दूसरे के समान होने के लिए मजबूर किया जाता है, केवल ऐसी दुनिया में ही संभव है जहां कोई बाहरी खतरा न हो। और वहां भी मनुष्य अधिक संघर्ष पैदा करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। वह मानव स्वभाव को समझ चुका था, 2 जन्मों के अनुभवों से उसका मन विस्तृत हो चुका था। वह ठंडे स्वर में उत्तर देते हुए सामने निकटवर्ती भवन की ओर देखता रहा। यदि आप अपनी कमजोरी के कारण मर जाते हैं तो ये सभी चीजें बेकार हैं। रूथ उसके उत्तर से दंग रह गई, लेकिन जून और फोर्ड का भी यही विचार था। वह उत्तर देने ही वाली थी कि वे उस भवन के पास पहुंच गए जहां उनका पहला पाठ होना था। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूथ ने प्रवेश द्वार की ओर दौड़ते हुए कहा। उसका भाई उसके पीछे पीछे चला गया, जबकि जून नोआ के साथ खड़ी रही और दूरी पर तेजी से आ रहे ईगी भाई बहनों की आकृतियों को देखती रही। वह धीमी आवाज में बोली, जबकि उसका चेहरा उदास हो गया। वह बहुत भोली है। नूह अपने आप को थोड़ा सा सिर हिलाने से रोक नहीं सका। यह इमारत 2 मंजिला थी और भूतल पर कुर्सियों से भरा एक बड़ा कमरा था। ये वास्तव में मेरी पिछली दुनिया के विश्वविद्यालयों जैसा दिखता है। सीटें एक छोटे से डेस्क के चारों ओर थीं, जहां मेगन एक बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और पैर एक दूसरे पर रखे हुए थे। वह काफी शांतिपूर्ण लग रही थी, जबकि जब वह पहली बार छात्रों के सामने आई थी, तब उसका व्यवहार ऐसा था। युवाओं को कुर्सियों पर बैठने में कुछ मिनट लग गए। जब आखिरी बच्चा आया तो उसने अपनी आंख खोली और ऊंची आवाज में बोलते हुए खड़ी हो गई। आज मैं खेती के बारे में ज्ञात जानकारी का एक सामान्य अवलोकन करूंगा। मेरा मानना है कि आप में से कई लोग पहले से ही उन विषयों से अवगत हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। छात्रों का ध्यान आकर्षित हुआ और वे चुपचाप सुनने लगे। आप सभी साधक हैं, इसलिए आप शक्ति के 3 केंद्रों और उनके अनेक गुणों से परिचित हैं, लेकिन इस पाठ के लिए मुझे उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। चेतना का सागर आपके मन का प्रक्षेपण है। यह आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है और आपके दैनिक जीवन के किसी भी पहलू को प्रभावित कर सकता है, आपकी सोचने की गति से लेकर आपके कार्यों में ध्यान केंद्रित करने तक। डेंटियन वह अंग है जो श्वास को संग्रहित करता है और आपके सार को पोषण देता है। इसका स्तर बढ़ाने से आपका जीवन काल बढ़ेगा और इसका उपयोग करने वाली क्षमताएं सशक्त होंगी। यह एक साधक के रूप में आपकी रैंक को भी इंगित करता है, क्योंकि इसके प्रभाव समग्र रूप से अधिक स्पष्ट हैं। शरीर वह आवरण है जो आपको उतनी शक्ति धारण करने की अनुमति देता है। इसका स्तर बढ़ाने से न केवल आपका जीवन लंबा होगा, बल्कि यह आपको शक्ति के अन्य 2 केंद्रों के रैंक को भी बढ़ाने की अनुमति देगा। यदि आपका शरीर कमजोर है, तो यह श्वास को धारण करने में सक्षम नहीं होगा, जिससे साधक के रूप में आपकी प्रगति रुक जाएगी। शरीर को प्रशिक्षित करना भी शक्ति का सबसे आसान केंद्र है और इसका स्थान हमेशा आपके मन और डेंटियन की तुलना में सबसे ऊंचा होना चाहिए। हालांकि जब हम तीसरे से ऊपर के रैंक के बारे में बात करते हैं तो चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप में से किसी ने रैंक 4 का जादुई जानवर देखा है? कुछ छात्रों ने सिर हिलाया और जब उन्होंने देखा कि नूह अभी भी स्थिर है तो उनमें से कुछ ने उसकी ओर नजरें चुरा ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। जानिए कैसे आप 15 मिनट काम करके रोजाना 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 115 उच्च रैंक। राक्षसी तलवार का जन्म 115 उच्च रैंक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेगन ने सिर हिलाया और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। उनकी ताकत रैंक 3 से कहीं अधिक है, रैंक 2 और रैंक 3 प्राणी के बीच के अंतर से कहीं अधिक है। यह उनके अस्तित्व के अधिक शक्तिशाली रूप में चढ़ने के कारण है। अधिकांश छात्रों की भाषण के उस भाग में विशेष रुचि थी और नोआह भी इसका अपवाद नहीं था।
उसने अपने जीवन में 2 रैंक 4 जादुई जानवर देखे थे और दोनों ही मामलों में उसे समान खतरा महसूस हुआ था। हालांकि पहली बार उनके पास डेंटियन नहीं था, जबकि दूसरी बार वह तरल अवस्था में थे। उसकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन उनसे मुकाबला करने पर उसे कोई फर्क महसूस नहीं होता था, जिससे उसे हमेशा उनकी वास्तविक शक्ति पर संदेह रहता था। वर्षों से साधकों ने 9 ज्ञात श्रेणियों को 3 समूहों में विभाजित किया है। पहली 3 श्रेणियों को मानव श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है और उनमें प्रगति करना सबसे आसान है। बीच के 3 को वीरतापूर्ण पद कहा जाता है और उन तक पहुंचने से साधक अपनी नश्वर प्रकृति से दूर हो जाएगा तथा उसका अस्तित्व मानव से कहीं अधिक हो जाएगा। मानव पद की तुलना वीरतापूर्ण पदों से करना एक बच्चे से पूरी तरह से बख्तरबंद सैनिक को हराने के लिए कहने जैसा है। अंतिम 3 को दिव्य पद कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, उन स्तरों पर साधक श्रद्धा और पूजा के योग्य अस्तित्व पाने के लिए अपनी नश्वर प्रकृति को पूरी तरह त्याग देते हैं। दुख की बात है कि दिव्य पदों के बारे में जानकारी सीमित है, क्योंकि बहुत कम लोग अपने जीवन काल में उस स्तर तक पहुंचने में सफल होते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवक उत्सुक भाव से उसकी ओर देख रहे थे। नूर की आंखें महत्वाकांक्षा की ज्वाला से चमक रही थी, लेकिन वह भ्रमित होने से बच नहीं सका। अगर यह सिर्फ खेती के बारे में है, तो ये कैसे संभव है कि इतने कम लोग उन रैंक तक पहुंच पाए हैं? अगर यह सिर्फ खेती के संसाधनों के बारे में है, तो मेरा मानना है कि कोई भी बड़ा कुलीन परिवार उन्हें उपलब्ध करा सकता है। मेगन ने छात्रों के बीच हो रही फुसफुसाहट को रोकने और उनका ध्यान पुनः आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया। पहली नजर में यह आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता कठोर है और स्वर्ग और पृथ्वी उन लोगों के प्रति इतने दयालु नहीं हैं जो दुनिया की सांसों को लूटकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। अपने अस्तित्व को ऊपर उठाने के मार्ग में 2 बड़ी बाधाएं हैं। पहली बात है तकनीकों का अभाव। चूंकि जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, आप धीरे धीरे खुद को मानव जाति से दूर करते जाएंगे, इसलिए आम तकनीकें अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही हर व्यक्ति अलग होता है और अपनी रैंक बढ़ाने से आपकी व्यक्तिगत पहचान बढ़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो उच्च रैंक पर पहुंचने के बाद आपको अपनी खुद की प्रशिक्षण विधियां बनानी होंगी। 2000 वर्षों के संचय और शोध के माध्यम से अकादमी 5वीं रैंक तक साधना विधियों को संग्रहित करने में कामयाब रही, लेकिन जितनी जल्दी हो सके एक व्यक्तिगत तकनीक विकसित करना हमेशा बेहतर होता है। सौभाग्य से चेतना के समुद्र के लिए प्रशिक्षण केसियर प्रजाति से कॉपी किया गया है, जो शक्ति के एक केंद्र की समस्या को हल करता है। मेगन ने देखा कि कई छात्रों के मन में प्रश्न थे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें बोलने से रोक दिया। तकनीकों के निर्माण के विषय पर आगे के पाठों में चर्चा की जाएगी। अभी के लिए बस मेरी बात सुनो। आने वाला शोर शराबा तो टल गया, लेकिन सीटों पर बैठा समूह अभी भी जवाब पाने के लिए उत्सुक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी बाधा है क्लेशों की उपस्थिति। जैसा कि मैंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी नहीं चाहते कि दिव्य प्राणी जन्म ले और वे उन्हें विपत्तियों से रोकने की कोशिश करेंगे। शक्ति के प्रत्येक केंद्र में एक अलग विपत्ति होती है और वे अस्तित्व के उच्चतर चरणों की ओर उनके सफल होने के क्षण में घटित होंगी। मेरा मतलब है कि चौथे और 7वें स्तर तक पहुंचने के दौरान मनुष्य और जादुई जानवर शरीर के संबंध में एक ही तरह की पीड़ा झेलते हैं, जिसे दर्द की पीड़ा कहा जाता है। इसमें शरीर के पुनर्निर्माण के दर्द को सहना शामिल है और मेरा विश्वास करें, यह आपको मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर देगा। आपके शरीर में सांस भी अवस्था बदल जाएगी। ये वीर रैंक में तरल हो जाएगी और दिव्य रैंक में ठोस हो जाएगी। जादुई जानवरों की विकास प्रक्रिया के लिए ये सब होगा क्योंकि उनके पास शक्ति का केवल एक केंद्र होता है, लेकिन यह सांस की विशाल मात्रा द्वारा संतुलित होता है, जिसे उन्हें शरीर के परिवर्तन से गुजरने से पहले संग्रहित करना होता है। चेतना के सागर के क्लेश को पृथ्वी क्लेश कहा जाता है। आपको अपने मानसिक क्षेत्र में अपनी यादों और अनुभवों के संचय से निर्मित अपनी ही एक प्रति का सामना करना पड़ेगा। यह आपकी तरह ही मजबूत होगा और इसमें आपकी ही तरह की प्रवृत्ति होगी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना खतरनाक होगा। डेंटियन के लिए स्वर्ग एक संकट है और यह एकमात्र बाहरी संकट है। आकाश में श्वास से बने बादल इकट्ठा होंगे जो महान शक्ति के शानदार गर्जन जारी करेंगे। ये सलाह दी जाती है कि बचाव की व्यवस्था की जाए और इसे निर्जन क्षेत्रों में किया जाए क्योंकि यह वास्तव में विनाशकारी है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग उनकी बातें समझ गए हैं, थोड़ा ब्रेक लिया। अब रैंक 4 जादुई जानवरों पर वापस आते हैं। समतल जमीन पर उनसे लड़ने में सक्षम होने के लिए एक साधक को उसी रैंक पर कम से कम एक शक्ति केंद्र की आवश्यकता होती है। हालांकि सबसे पहले आगे बढ़ने वाला हमेशा शरीर होता है और मनुष्यों का शरीर जादुई जानवरों की तुलना में बहुत कमजोर होता है।
इसलिए यदि आप वास्तव में रैंक 4 जादुई जानवर को मारना चाहते हैं तो आपका दिमाग और डेंटियन भी एक अच्छे स्तर पर होना चाहिए। फिर भी एक मजबूत शरीर के बिना आप अपने अन्य शक्ति केंद्रों द्वारा धारण की गई शक्ति को कैसे बनाए रख पाएंगे? मेगन छात्रों के चेहरों को देखकर मुस्कुराए। अब आप शरीर के महत्व को जानते हैं और यही कारण है कि मैं शरीर पोषण विधियों में विशेषज्ञ हूं। यदि भविष्य में आपको अपने शरीर के विकास के बारे में कुछ संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निजी पाठों के लिए ज्यादा शुल्क नहीं लेता। ओह ठीक है। याद रखें कि जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, शक्ति के केंद्रों की ताकत संरेखित होने लगेगी। अन्यथा आपको अपने दिमाग और डेंटियन के साथ वीर रैंक में सफलता हासिल करने से पहले एक पूरी तरह से अलग चरण में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी। पाठ कुछ और समय तक चला, जिसमें मेगन ने पहले समझाए गए विषयों पर छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए। नूह ने पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और जब बात समाप्त हुई तो उसे बहुत संतोष हुआ। जब वह अपने आवास पर वापस गया तो वह गहन विचार में डूबा हुआ था। मेरे शरीर में सुधार आना बंद हो गया है, क्योंकि यह तीसरे रैंक के निचले स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। अगर मुझे रैंक 4 का शरीर मिल जाए, तो क्या इससे मेरे दिमाग और डेंटियन की प्रशिक्षण गति बढ़ जाएगी? इस सप्ताह के खत्म होने के बाद, मुझे अपनी सभी अप्रचलित तकनीकों का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 116। प्रतिभा। राक्षसी तलवार का जन्म 116। प्रतिभा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगली सुबह ग्रेशिएट कक्षा के छात्र अपना दूसरा पाठ पढ़ने के लिए उसी भवन में एकत्र हुए। थेडियस उस कोर्स के प्रोफेसर थे और वह युवाओं के सामने मुस्कुराते हुए अपना भाषण दे रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि रून एक प्रकार का शिलालेख है। शिलालेखों को लागू करने के क्षेत्र असीमित हैं। आप एक हथियार पर शिलालेख बना सकते हैं और आपको एक ऐसा ब्लेड मिलेगा जो किसी भी चीज को भेद सकता है। आप एक जहाज पर शिलालेख बना सकते हैं ताकि वह उड़ सके। आप टेलीपोर्टेशन के लिए रून बना सकते हैं। मंत्र भी शिलालेख का एक रूप है। वह सामान्य शिलालेखों के बारे में पाठ पढ़ा रहे थे जिनमें नूह की विशेष रुचि थी। पृथक आयाम में अपने साहसिक कार्य के बाद उन्होंने वास्तव में शिलालेख विशेषज्ञों की शक्ति को समझ लिया था। विरासत की जमीन पूरी तरह से रूनों से बनी थी। बलवन परिवार की रक्षात्मक दीवार में रून थे जो हवेली को ड्रैगन के हमले से बचा सकते थे। मेरे कृपाणों में ऐसे शिलालेख हैं जो उन्हें खुद को ठीक करने में सक्षम बनाते हैं। ये शक्ति बहुत उपयोगी है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि यह कैसे काम करती है। हालांकि इस कला में सफल होने के लिए आवश्यक शर्तें काफी कठोर हैं। उसने रूथ यिग्गी की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। अंकन की प्रक्रिया के बारे में एक मुख्य स्कूल है जिसे श्वास के साथ सामंजस्य कहा जाता है। इसमें श्वास के उतार चढ़ाव को पढ़ने और फिर इसे भौतिक रूप में कॉपी करने में सक्षम होना शामिल है। उदाहरण के लिए, मैं अंतरिक्ष रूनों में विशेषज्ञ हूं, जिसका अर्थ है कि जब भी मैं उनमें से किसी एक को बनाता हूं, तो मुझे उस व्यवहार को अंकित करने की आवश्यकता होती है जो श्वास उस क्रिया के दौरान करेगा जिसे मैं पुनः प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसने अपना हाथ खोला और उसमें से एक छोटा सा सुनहरा रून निकला। इसके बाद उसने कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे उसके चारों ओर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। जब प्रकाश फीका पड़ गया तो वह अपने स्थान से गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक सरल संस्करण है, लेकिन आपको एक उदाहरण देने के लिए यह पर्याप्त होगा। थेडियस की आवाज कमरे के पीछे से गूंजी और सभी छात्र उस ओर मुड़े, तो उन्होंने देखा कि थेडियस धीरे धीरे अपनी मेज की ओर वापस जा रहा है। हालांकि इसे बनाने के लिए मुझे टेलीपोर्टेशन की क्रिया को लिखना पड़ा जो ब्रीद ने मुझे दिखाया था। मुझे लैंडिंग के अपने स्थान को लिखना पड़ा और इसे काम करने के लिए मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। ये जानने के लिए कि सांस कैसे बोलती है, मुझे 5 साल तक खुद को सांस के उच्च घनत्व वाले वातावरण में अलग थलग रखना पड़ा और उसके प्रवाह के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। फिर मुझे ये सीखना पड़ा कि शिलालेखों के रूप में उस भाषा का अनुवाद कैसे किया जाए। केवल उसी क्षण मैं शिलालेख मास्टर की उपाधि के योग्य बन गया था। फिर भी इस दुनिया में अपवाद है। उसने रूथ की ओर इशारा किया और बोलना जारी रखा। मिस रूथ यिग्गी का जन्म सांस के प्रति सहज लगाव के साथ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, सांस हर जगह है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। स्वर्ग और पृथ्वी एक ही दुनिया है जिसमें आप रहते हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह उनकी सांस को पढ़कर कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम है।
एक शिलालेख मास्टर के रूप में उनका प्रशिक्षण केवल अनुवाद प्रक्रिया पर केंद्रित होगा। मेरा मानना है कि 5 साल से भी कम समय में वह अपना पहला शिलालेख करने में सक्षम हो जाएंगी। अधिकांश छात्र ईर्ष्या प्रकट करते हुए उसकी ओर मुड़े। हालांकि जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शिलालेख मास्टर का पद बड़े बड़े कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारियों को शिष्टाचार दिखाने के लिए सम्मान देने योग्य है। नूह ने थोड़ा सोचा और फिर अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। मेरा मानना है कि सांस ब्रह्मांड के नियमों का प्रतिनिधित्व करने का एक रूप है। मेरी पिछली दुनिया में वैज्ञानिक नियमों को समझने के लिए गणित का इस्तेमाल करते थे और उनका उपयोग करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते थे। यहाँ वे उन्हें समझने के लिए कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पुनरुत्पादित करने के लिए शिलालेखों का। हालांकि मैंने कभी भी भाषा जैसी कोई चीज महसूस नहीं की, यह मेरे दिमाग में ऊर्जा का एक रूप है। थडेस ने फिर से कहा, उसका चेहरा कठोर हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ईमानदारी से कहूंगा, आप में से बहुतों को इस क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिलेगी। अट्यूनमेंट विधि का पहला चरण आपके आसपास की सांस के साथ एक हो जाना और फिर उसे बोलते हुए सुनना है। यदि आपके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है या आपकी इच्छा शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के मानकों के विपरीत है, तो आप कभी भी पहला चरण पार नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी महत्वाकांक्षा स्वर्ग और पृथ्वी के दृष्टिकोण में बाधा है? कोई इसका परीक्षण कैसे कर सकता है? नूह ने सोचा, लेकिन थाडेस ने तुरंत उसकी शंकाओं का समाधान कर दिया। इस सप्ताह के अंत में होने वाली परीक्षा से आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि क्या आपके पास एट्यूनमेंट पद्धति को अपनाने की कोई आशा है, तथा अकादमी द्वारा सिखाए जाने वाले विभिन्न विषयों में आपकी प्रतिभा भी निखर कर सामने आएगी। उसने संक्षिप्त आह भरी। शिलालेख बनाने के लिए अन्य विधियां भी हैं, लेकिन वे आमतौर पर अधिक खतरनाक होती हैं और उनकी सफलता दर कम होती है। हालांकि जिन लोगों में अट्यूनमेंट विधि में कोई प्रतिभा नहीं है और फिर भी वे शिलालेख के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए अकादमी बाहरी शिक्षकों को निजी पाठ देने के लिए बुलाएगी। बेशक आपको हर पाठ के लिए भुगतान करना होगा जब तक कि वे आपको अपना शिष्य न बना लें। साथ ही उनमें से कई अकादमी के वास्तविक प्रोफेसरों जितने विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने क्रेडिट को उसमें निवेश करने का निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोचें। वैसे भी आप सभी को इस विषय का सामान्य ज्ञान होना चाहिए क्योंकि यह तकनीक बनाने की सबसे आम प्रक्रिया है। शिलालेखों में आधार होने के साथ आपके लिए उपयुक्त साधना पद्धतियां बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पाठ में इस कला के अन्य अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई और कई छात्रों की रुचि थेडियस द्वारा प्रयुक्त रूनों में थी। उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनकी रचना नहीं बल्कि शाही परिवार की विरासत है। उन्होंने इसकी तुलना एक मार्शल आर्ट से की जिसमें अधिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है शिलालेख मास्टर के स्तर तक पहुंचना। ये बहुत जटिल लगता है। हालांकि नूह अपने आवास की ओर वापस जा रहा था। अगर मैं इसमें प्रतिभाशाली नहीं हूं, तो अल्पावधि में कोई वास्तविक समस्या नहीं है। हालांकि जब मुझे अपने लिए तकनीक बनानी होगी तो स्थिति कठिन होगी। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि मैं इस बार भाग्यशाली रहूंगा। वह उसके दरवाजे के ठीक सामने रुक गया। अरे, अगर किस्मत की बात है तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। टेस्ट के बाद मुझे शायद उन दूसरे तरीकों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए जिनका जिक्र उन्होंने किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 117 दर्पण। राक्षसी तलवार का जन्म 117 दर्पण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिनों में और अधिक पाठ पढ़ाए गए। इसमें वांडा हेमन द्वारा संचालित कीमियागिरी पाठ्यक्रम, ब्रूस नैर्टी द्वारा संचालित वास्तविक युद्ध पाठ्यक्रम, तथा फिर साधकों और जादुई जानवरों के सामान्य इतिहास के पाठ्यक्रम शामिल थे। नूह को यह जानकर खुशी हुई कि उसकी कीमियागर बनने की संभावनाएं इतनी बुरी नहीं थी। उनके पास एक मजबूत दिमाग और दोहराए जाने वाले कार्यों के प्रति एक अच्छा रवैया था। एकमात्र समस्या उनका ठंडा स्वभाव था जो उपयोगी पौधों की देखभाल करने के लिए आवश्यक गर्मजोशी के विपरीत था। हालांकि ब्रूस के पाठ के दौरान वह किसी और की तरह चमक नहीं पाया। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास पहले से ही एक शिष्य है और उसे मेरे पूरे ध्यान की आवश्यकता है। अन्यथा मैं तुरंत आपका गुरु बन सकता था। ये शब्द ब्रूस के थे जब नोआ ने अपनी कक्षा में एक भी मुकाबला नहीं हारा था। उनके छात्र का नाम डैनियल है और ऐसा लगता है कि वह यहाँ किसी तरह की मशहूर हस्ती है। जाहिर है, शिकार परीक्षणों का पिछला रिकॉर्ड उसके पास था लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया।
अगर वह दूसरे रईसों की तरह है तो शायद मैंने पहले ही उससे दुश्मनी कर ली है। नूह अपने घर में पिछले सप्ताह की घटनाओं पर विचार कर रहा था। सामान्य साधना और वास्तविक युद्ध के पाठ्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है। मुझे जादुई जानवरों के बारे में पाठ्यक्रम में भी वास्तव में दिलचस्पी है। जहां तक अन्य लोगों की बात है, तो मुझे कल के परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। छात्रों के पास उनकी प्रकृति की परीक्षा से पहले एक खाली दिन था और नूह उस दिन को अपने आवास के अंदर साधना करते हुए बिता रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यह परीक्षण कैसे काम करेगा। यह जानना बुरा नहीं है कि आप कैसे हैं। बाकी दिन बिना किसी घटना के बीत गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह अगले दिन ऊर्जा से भरपूर होकर उठा और निर्धारित सभा क्षेत्र की ओर बढ़ गया। ग्रेशिएट कक्षा के छात्रों को नदी के बाईं ओर स्थित एक निश्चित भवन में पहुंचना था और आगे के निर्देशों के लिए वहीं प्रतीक्षा करनी थी। नूह अपनी आदत के अनुसार अकेले ही चल रहा था, लेकिन वही 3 लोग उसके पीछे आ गए और बातचीत करने लगे। आप जानते हैं, मिस्टर थेडियस ने कहा था कि यह बहुत संभव है कि मैं उनका शिष्य बन जाऊं। रूथ ने अपनी आंखों में उत्साह छिपाए बिना कहा। जब उनकी बहन ने कहा कि शाही राजवंश के सदस्य का शिष्य होना उनके परिवार के लिए बहुत लाभदायक होगा, तो फोर्ड के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। कि आपके लिए अच्छा है। जून ने बिना किसी विशेष उत्साह के उसका उत्साहवर्धन किया। वह ब्रूस की कक्षा में नोहा से फिर हार गई थी और केवल जस्टिन के साथ बराबरी करने में सफल रही थी। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसे टेस्ट की ज्यादा परवाह नहीं थी। नूह उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अभी भी सोच रहा था कि उसके स्वभाव का प्रभावी ढंग से परीक्षण कैसे किया जा सकता है। जून ने उसके धड़ पर हल्के से धक्का देकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्या आप पहले से जानते हैं कि आप कौन से पाठ्यक्रम में भाग लेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह को जून के चरित्र की आदत हो गई थी। वह अपने व्यवहार और शब्दों में थोड़ी उग्र थी, लेकिन वह बहुत सीधी थी, इसलिए वह निश्चिंत हो सकता था और उससे किसी भी तरह की साजिश की उम्मीद नहीं कर सकता था। मेरी राय में मेगन और ब्रूस के टेस्ट जरूरी हैं। मैं बाकी टेस्ट के बारे में सोचने के लिए टेस्ट के नतीजों का इंतजार करूंगा। जून ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह अच्छी बात है कि तुम युद्ध प्रशिक्षण में आराम नहीं करना चाहते। मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता क्योंकि तुम अन्य चीजों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। नूह ने अपना सिर हिलाया। आपको पहले जस्टिन से आगे निकल जाना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? जून ने ऊंची आवाज में जवाब देने से पहले नाक सिकुड़ी और अपनी दोनों बाहें पार कर ली। अगर हम मंत्रों का इस्तेमाल कर पाते तो वह आदमी खत्म हो चुका होता। ओह हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके पास कौन सा तत्व है। नूह ने कंधे उचकाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इस बात से कोई विशेष परेशानी नहीं थी कि उनका तत्व उजागर हो गया है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इसे यथासंभव छिपाना ही बलवन परिवार के अनुसंधान को धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका था। अगर उन्हें पता चले कि कोई नया छात्र, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और जो अंधकार में तत्व का है, अकादमी में शामिल हो गया है, तो मेरा मानना है कि उनके सभी करीबी लोग मुझे खोजने के लिए शाही शहर में चले जाएंगे। आखिरकार वह एक भगोड़ा था, उसे अपनी सावधानियां बरतनी ही थी। जून को उत्तर न मिलने से निराशा हुई, लेकिन वह कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई और बार बार स्वयं ही सिर हिलाया। फिर उसने नूह की ओर देखा और मुस्कुराई। अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मुझे तुम्हें इसे दिखाने के लिए मजबूर करना होगा। नूह ने आह भरी और अपनी कनपटियों को सहलाया। नियुक्त भवन अकादमी के बाईं ओर स्थित था। पूरे क्षेत्र में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था और एक बड़े दरवाजे से इमारत के अंदरूनी हिस्से का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। मेगन भवन के सामने छात्रों के एकत्र होने का इंतजार कर रही थी और जब उनमें से आखिरी छात्र आया तो उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया। आप एक बार में 20 में प्रवेश करेंगे। परीक्षण में आपके मानसिक क्षेत्र को स्कैन करने के बाद बनाया गया एक भ्रमपूर्ण आयाम शामिल है। परीक्षण में होने वाली कोई भी घटना वास्तविक नहीं होगी, ये केवल आपके सपनों और प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके बाद अकादमी द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में आपके दृष्टिकोण के परिणाम आपको दिखाए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम पुकारने शुरू किए, ताकि नूह और जून को पहले बैच के छात्रों के साथ प्रवेश की अनुमति मिल सके। दरवाजा खुला और एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र दिखाई दिया, जिसके फर्श पर एक दर्पण लगा हुआ था। कमरे के केंद्र में एक बड़ा क्रिस्टल था। ये पारदर्शी था, लेकिन इसमें से गुजरने वाले प्रकाश को यह अपवर्तित कर देता था। ये संरचना आपकी चेतना के सागर को स्कैन करेगी, इसका विरोध न करें अन्यथा परीक्षण सटीक नहीं होगा।
अब बैठो और फर्श पर अपने प्रतिबिंबों को देखो, मैं शिलालेखों को सक्रिय कर दूंगा। मेगन क्रिस्टल की ओर बढ़ी और एक चमकता हुआ रत्न निकाला। इसकी कीमत 100 क्रेडिट होगी। नूह ने बैठकर अपने प्रतिबिंब को देखने से पहले ही निर्णय ले लिया। उसकी त्वचा चिकनी और थोड़ी पीली थी, उसकी भौहें पतली थी और उसकी आंखें चमकदार थीं। इसके बाद मेगन ने ओब्सीडियन क्रेडिट को क्रिस्टल पर रख दिया और फर्श पर कई शिलालेख चमक उठे, जैसे कि वे किसी पेड़ की फैलती हुई जड़ें हों। नूह को अपने मानसिक क्षेत्र पर एक घूरती हुई नजर महसूस हुई। बाह्य शक्ति कुछ मिनटों तक उसकी चेतना के सागर को देखती रही, जब तक कि उसका प्रतिबिंब टिमटिमा नहीं गया और वह दर्पण में समा नहीं गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 118 अमर पृथ्वी अनंत स्वर्ग। राक्षसी तलवार का जन्म 118 अमर पृथ्वी अनंत स्वर्ग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके मानसिक क्षेत्र पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन नूह ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसने स्वयं को एक अंधेरे संसार में पाया, जो केवल दूर के तारों की कोमल रोशनी और जमीन पर पड़ी आकृतियों से प्रकाशित था। वहां हजारों की संख्या में सफेद चमकती आकृतियां थीं, जो हथियार चलाने वाले मनुष्यों जैसी लग रही थीं, और वे एक विशाल बंजर मैदान में लड़ रहे थे जिसके मध्य में एक पहाड़ था। पहाड़ अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था और उसके किनारे किनारे रास्ते बने हुए थे। रास्ते चमक रहे थे क्योंकि उन पर चमकती आकृतियां लड़ रही थीं। पहाड़ की चोटी पर सभी आकृतियों में सबसे चमकदार आकृति एक काले सिंहासन पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वह नीचे हो रही विशाल लड़ाई को देख रहा था, लेकिन चूंकि उसका कोई चेहरा नहीं था, इसलिए नूह को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि नूह को सिंहासन अप्रतिरोध्य लगा और उसने सहज ही युद्ध के मैदान की ओर कदम बढ़ा दिया। उसने देखा कि उसके पास भी कोई शरीर नहीं था, बल्कि वह भी मैदान में मौजूद अन्य प्राणियों के समान ही चमकदार पदार्थ से बना था। जैसे ही उसने युद्ध आरंभ किया, उसने दो चमकती हुई तलवारें उठा ली। उसके विचार भ्रमित थे और वह पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। उसने भीड़ भरे मैदान में युद्ध करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह किसी आकृति को हराता, तो उसकी रोशनी का कुछ हिस्सा नूह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि एक बार किसी आकृति को मार दिया जाता है, तो उसके पीछे एक खोपड़ी जमीन पर गिर जाती है। उसके पास स्पष्टता के कुछ क्षण थे जिनमें वह अपनी स्थिति के बारे में सोच सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि ये दुनिया मुझे मेरी प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। मेरा मानना है कि यह सब मेरी शक्ति की खोज का एक रूपक है। उन्हें परीक्षण का उद्देश्य पता था, लेकिन वे लड़ना बंद नहीं कर सके। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह किसी प्रतिद्वंद्वी को हराता था तो उसकी ताकत बढ़ जाती थी और वह धीरे धीरे पहाड़ की तलहटी के पास पहुंच गया। हालांकि उसके रास्ते में और भी आकृतियां थीं और नूह ने उन्हें एक एक करके हराना जारी रखा। वह समय का बोध खो बैठा, उसके दिमाग में केवल अगला प्रतिद्वंद्वी ही था। लड़ाई में दिन बीत गए और फिर महीने बीत गए। नूह ने शक्ति की खोज में स्वयं को पूरी तरह से खो दिया था, लेकिन स्पष्टता के उसके विरल क्षणों ने उसे हमेशा पर्वत की ओर बढ़ने की अनुमति दी। वह जो प्रकाश बिखेर रहा था, वह उसके आसपास के लोगों पर हावी होने लगा, क्योंकि वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली बन रहा था। अंततः वह पहाड़ पर पहुंच गया। उन्होंने पाया कि ये पथ वास्तव में एक ही सड़क थी जो पूरे पर्वत को घेरे हुए उसके निचले भाग को उसके शिखर से जोड़ती थी। नूह ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। और भी अधिक लड़ाइयां हुई और भूभाग पर खोपड़ियां जमा हो गईं। उन्होंने उस शक्ति की ओर अपना एकाकी मार्च जारी रखा जिसे वे हमेशा से चाहते थे। वह अधिकाधिक चमकता जा रहा था। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत बहुत पहले ही उसकी नई दुनिया के मानव की सीमाओं को पार कर चुकी थी। फिर वह शिखर पर पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे चमकदार आकृति अपने सिंहासन से उठी और नूह की ओर झपटी। लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन नूह को जीत मिलने पर संतुष्टि महसूस हुई। उसके सामने कोई और नहीं था, केवल सिंहासन ही उसके मार्ग में रह गया था। वह धीरे धीरे उसके पास गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह सब कुछ जो उसने हमेशा से चाहा था, वहां मिल गया हो। वह सिंहासन पर बैठा और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। सिंहासन अब काला नहीं था, बल्कि सफेद था और अनगिनत मानव खोपड़ियों से बना था। पहाड़ भी बदल गया था। भूभाग के स्थान पर जमीन खून से सनी लाशों और अनगिनत हथियारों से बनी थी। मैदान गायब हो गया और उसकी जगह लाल सागर ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया।
नूह को स्पष्ट रूप से पूरे वातावरण से कुछ परिचय महसूस हो रहा था। खोपड़ियां और लाशें उन लोगों की थीं जिन्हें उसने शिखर तक पहुंचने के लिए मारा था, जबकि समुद्र वह रक्त था जो उसने उनसे बहाया था। वह अकेला था, अंतिम जीवित प्राणी, मृत संसार का राजा। समय बीतता गया, नूह को लगा कि उसने सदियों से सिंहासन नहीं छोड़ा है। उसके पास आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था, वह शिखर पर पहुंच चुका था, दुनिया के शिखर पर। फिर समुद्र का स्तर इतना कम होने लगा कि वह पूरी तरह से नीचे की जमीन में समा गया। धीरे धीरे जीवन रूप प्रकट हुए। वे प्रकाश से बनी छोटी आकृतियां थीं जो नंगे मैदान पर स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ती थीं। प्रथम मानव के जन्म तक अधिकाधिक रोशनियां बनती रहीं। एक दूसरा मानव प्रकट हुआ और फिर एक तीसरा। दुनिया में पुनः तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई, जब तक कि मनुष्य पुनः विश्व के मुख्य व्यक्ति नहीं बन गए। फिर चमकती हुई आकृतियां पहाड़ और नूह की चमक को देखने लगी। एक एक करके वे घुटनों के बल गिर पड़े और श्वेत सिंहासन और लाशों के पहाड़ के सामने झुक गए। स्वर्ग और पृथ्वी ने मुझे एक सिंहासन दिया, भले ही वह खोपड़ियों से बना हो। पृथ्वी हर बार पुनर्जीवित हो जाती है, चाहे आप उस पर कितना भी खून क्यों न डालें। उसने दूर के तारों को देखने के लिए अपनी दृष्टि उठाई। आकाश की विशालता मुझ पर उदासीन खड़ी है। उसने पुनः उन सजदा किए हुए लोगों की ओर देखा। वह संपूर्ण विश्व का राजा था, तथा उसके निवासियों की ओर से केवल पूजा ही निकल रही थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। वह समझ गया था कि सिंहासन केवल शक्ति प्राप्त करने का एक साधन है, लेकिन उसका शासक बनने का कोई इरादा नहीं था। मुझे अमर पृथ्वी पर शासन करने में कोई रुचि नहीं है, न ही अंतहीन स्वर्ग से भ्रमित होने में। उसने पुनः आकाश की ओर देखा। तारों की रोशनी उसे परिचित सी लगी। वे उस चमकती हुई आकृति के बड़े संस्करण जैसे लग रहे थे जो पहले पहाड़ पर थी। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपना एक पैर हवा में रखा। एक कदम सामने आया और नूह ने अपना दूसरा पैर सामने की खाली हवा में रखते हुए आगे बढ़ गया। एक और कदम पहले वाले से अधिक ऊंचाई पर दिखाई दिया। नूह न तो रुका और न ही उसने अपने नीचे की आकृतियों को देखा, केवल चमकते हुए तारे ही उसकी दृष्टि के क्षेत्र में थे। आकाश की ओर जाने वाली एक सीढ़ी बन गई और नूह उस पर तब तक चढ़ता रहा जब तक कि वह अंधेरे आकाश में गायब नहीं हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 119 इन्वेंटरी। राक्षसी तलवार का जन्म 119 इन्वेंटरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने अपनी आंखें खोली। दर्पणों से बने फर्श पर प्रतिबिंबित उसकी छवि धीरे धीरे उसे वास्तविकता में वापस ले आई। उसकी आंखों में आकाश के तारों की चमक ऐसे चमक रही थी मानो वह उसका एक हिस्सा बन गई हो। तो मैं यही हूं। परीक्षा के बाद उसे अपने वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ हुई। एक उच्च शक्ति की अंतहीन खोज। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी मेरी महत्वाकांक्षा को दबा नहीं सकता। उसने आसमान की ओर देखने के लिए अपनी नजर उठाई। इमारत की केवल साफ छत ही दिखाई दे रही थी, लेकिन नूह की आंखें उसके आर पार देख रही थी। मैं मर गया और फिर से जन्मा। मुझे दबाया गया और मैंने आजादी के लिए अपना रास्ता बनाया। मैं न तो इंसानों के कानून से बंधा रहूंगा और न ही स्वर्ग की इच्छा से। उनकी चेतना के सागर में एक सूची उभरी जिसमें पाठ्यक्रमों के नाम और उनके प्रति उनका दृष्टिकोण अंकित था। श्वास के साथ सामंजस्य, अत्यधिक असंगत, मैंने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था। नूह ने सूची ध्यानपूर्वक पढ़ी। उन्होंने पाया कि यदि वे कुछ पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो परीक्षा के निर्णय का स्पष्टीकरण सामने आ जाएगा। मेरा स्वभाव स्वर्ग और पृथ्वी की निष्पक्षता के बिल्कुल विपरीत है, जिसके कारण संभवतः मैं कभी भी उनकी भाषा नहीं सुन पाऊंगा। कीमिया में मेरी प्रतिभा औसत दर्जे की है। मेरी बेपरवाह प्रकृति इस कला की कुछ प्रक्रियाओं के विपरीत प्रतीत होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अत्यधिक संगत टैग की तलाश की और केवल 2 पाठ्यक्रम ही ऐसे पाए जिनमें ये टैग था। असली लड़ाई तो बिल्कुल स्पष्ट थी। मैं वैसे भी उस कोर्स में शामिल होने जा रहा था। हालांकि एलिमेंटल फोर्जिंग किस तरह का विषय है। यह एकमात्र ऐसा कोर्स था जिसमें टेस्ट के अनुसार वह अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। नूह ने उसके नाम पर ध्यान केंद्रित किया और पाठ की एक पंक्ति प्रकट हुई। चूंकि आपकी प्रकृति दुनिया की इच्छा का भारी विरोध कर रही है, इसलिए शिलालेख विधि एलिमेंटल फोर्जिंग आपके लिए सबसे उपयुक्त है। ओह, ये शिलालेखों के लिए एक और तरीका है। फिर शिलालेख मास्टर बनने की मेरी संभावना शून्य नहीं है। नूह ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि कमरे में मौजूद सभी अन्य छात्र विचारों में खोए हुए थे।
वह उठकर मेगन के पास गया और उसके पास पहुंचकर उसने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। क्या अब मुझे इन्वेंट्री का निरीक्षण करने की अनुमति है? नूह की उत्सुकता देखकर मेगन हल्के से मुस्कुराए। हाँ, लेकिन अपने पाठ्यक्रमों की घोषणा उस भवन में करना न भूलें जहां से आपने अपना अकादमी टोकन प्राप्त किया था। ऐसा करने के लिए आपके पास 1 सप्ताह का खाली समय है। उसके बाद अकादमी औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर देगी। नूह ने पुनः सिर झुकाया और इमारत से बाहर निकल गया। परीक्षा क्षेत्र के बाहर छात्र उत्सुकता से उसे घूर रहे थे, लेकिन वह इतना उत्साहित था कि उसे उनकी परवाह नहीं थी। अंततः मैं नई तकनीकें चुन सकता हूँ। चूंकि उन्होंने परीक्षा पूरी कर ली थी, इसलिए अब उन्हें अकादमी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ क्षेत्र योग्यता अंकों के पीछे बंद थे, लेकिन सूची उनमें से एक नहीं थी। नूह अकादमी की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसका मन चेतना के सागर में नक्शे पर एक निश्चित इमारत पर केंद्रित था। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि संरचना पूरी तरह से रूनों और शिलालेखों से घिरी हुई थी। जब वह भंडारगृह के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो सुनहरे कवच पहने 2 पहरेदार उसे ठंडी निगाहों से देखने लगे। हमें आपका टोकन देखना होगा। नूह ने इसे अपने अंतरिक्ष वलय से बाहर निकाला और गार्डों ने कुछ निरीक्षणों के बाद इसे उसे वापस दे दिया। आप अंदर आ सकते हैं, प्रोफेसर लिन आपको सब कुछ समझा देंगे। नूह ने सिर हिलाया और इमारत में प्रवेश किया। ये पहरेदार बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि यह बात स्पष्ट है क्योंकि अकादमी की सभी तकनीकें और कलाएं यही संग्रहित हैं। पुरानी किताबों और स्याही की गंध उसकी नाक में घुस रही थी। भवन का अंदरूनी हिस्सा बहुत पुराना लग रहा था। एक बूढ़ा साधक एक लंबी मेज के पीछे चुपचाप हवा में ध्यान कर रहा था। उस बिंदु के बाद से फर्श पर और भी अधिक रन मौजूद थे। नूह ने उस आदमी को हवा में पैर मोड़कर बैठे देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यह बुजुर्ग इतना ताकतवर है कि मुझे उससे कुछ भी महसूस नहीं होता। वह मेज की ओर बढ़ा और झुका। प्रोफेसर लिन, मैं पहली बार इन्वेंट्री का निरीक्षण करने के लिए यहां आया हूं। लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और नूह ने महसूस किया कि कोई उसे भेदती हुई निगाह से देख रहा है। वह धीरे धीरे फर्श पर उतरा और अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ा हो गया। उनकी बड़ी आस्तीन ने उनके हाथों को पूरी तरह से ढक रखा था और उनकी सफेद लंबी दाढ़ी उनकी छाती पर खुली हुई थी। अकादमी एक रैंक 4 मार्शल आर्ट निःशुल्क प्रदान करती है। क्या आप मुझे अपना वर्तमान मार्शल आर्ट और अपना तत्व बताना चाहेंगे, ताकि मैं आपके लिए सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट छांट सकूं? उनकी आवाज स्थिर थी और उसमें उनकी उम्र का कोई निशान मौजूद नहीं था। नूह ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, कामाइटाची के नाखून और खैर अंधकार तत्व। अंतिम भाग सुनकर लिन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन फिर उसके कठोर चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये जीवित रहने के लिए कितना दिलचस्प समय है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको जल्द ही मार्शल आर्ट्स की एक सूची दिखाऊंगा। वह मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया और दराज से एक सफेद क्रिस्टल निकाला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर ध्यान केंद्रित किया। समय समय पर सफेद रोशनी टिमटिमाती रही और कुछ मिनटों के बाद लिन ने अपनी आंखें खोली और क्रिस्टल नूह को सौंप दिया। नूह ने इसे ले लिया और अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके सफेद खनिज की जांच की। तुरंत ही उनकी चेतना के सागर में लगभग 10 मार्शल आर्ट की सूची उभर आई। उनके नामों के आगे विवरण लिखा था और नूह का ध्यान पूरी तरह से उनकी ओर आकर्षित हुआ। उनमें से केवल कुछ में ही अंधकार तत्व की आवश्यकता थी, लेकिन वे सभी 2 हथियार उपयोगकर्ताओं के लिए मार्शल आर्ट थे जो गति पर केंद्रित थे। कमाइटाची के रैंक 4 नाखून है, लेकिन इसे पूरी तरह से उपयोग करने के लिए वायु तत्व का होना उचित है। जहां तक अंधकार तत्व वालों की बात है, उन सभी के पास व्यापक क्षेत्र के हमले हैं जो मेरी वर्तमान लड़ाई शैली का विरोध करते हैं। अंततः उन्होंने केवल उसी मार्शल आर्ट को चुना जो उनकी युद्ध शैली और उनके तत्व को महत्व देता था। अशूरा के 3 रूप, रैंक 4, दोहरे हथियार चलाने वालों और अंधकार तत्व साधकों तक सीमित। इसमें 3 तकनीकें शामिल हैं जिन्हें मेरी मार्शल आर्ट के साथ जोड़ा जाना चाहिए और वे सांस और मानसिक ऊर्जा दोनों को खर्च करती हैं। यह मेरा सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए क्योंकि यह मुझे मेरे संचित अनुभव को छोड़े बिना मेरी युद्ध क्षमता को बढ़ाने की अनुमति देता है। नूह ने मन ही मन निर्णय लिया और लिन को अपनी पसंद बता दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 120 120। व्यापार। राक्षसी तलवार का जन्म 120। व्यापार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इन तीनों रूपों का पूर्ण उपयोग करने के लिए आपको अपना स्तर बढ़ाना होगा। लिन ने नूह की पसंद पर टिप्पणी की, जबकि वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और क्रिस्टल को कमरे के गहरे हिस्से में ले आया। उन्होंने खनिज को फर्श पर एक छोटे से गड्ढे में रख दिया और उसके चारों ओर लिखे शिलालेख प्रकाशित हो गए। जब प्रकाश फीका पड़ा तो उस स्थान पर एक छोटी सी किताब दिखाई दी। लिन ने पुस्तक नूह को सौंप दी और उसने उसे रख लिया। उसे अभी अन्य लेन देन करने थे। प्रोफेसर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी एक शंका का समाधान कर सकते हैं। लिन ने उसकी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। मंत्रों और तकनीकों का मूल्य इतना अधिक क्यों है? क्या रूपों और आरेखों की आसानी से नकल करना संभव नहीं है? जवाब देने से पहले लिन हल्के से मुस्कुराए। जब कोई शिलालेख मास्टर कोई चित्र बनाता है तो वह आम तौर पर उसकी समझ के अनुसार बनाया जाता है। चूंकि जब कोई व्यक्ति कोई चित्र बनाता है तो उसके इरादे की नकल करना असंभव होता है, इसलिए किसी निश्चित तकनीक की नकल बनाना कठिन होता है। मार्शल आर्ट थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि वे अपने विवरण में सरल होते हैं, इसलिए उनका मूल्य कम होता है। तो, मैं बढ़ती नदी मंत्र की प्रतिलिपि नहीं बना सकता। धन्यवाद, प्रोफेसर। मैं और अधिक तकनीकें हासिल करना चाहता हूँ। निर्देश पुस्तिका में कहा गया है कि मैं उन्हें योग्यता अंक, क्रेडिट और व्यापार के द्वारा खरीद सकता हूँ। क्या मैं सही हूँ? लिन ने फिर सिर हिलाया। क्या तुम्हें पहले से पता है कि तुम क्या खोज रहे हो? अंधकार मंत्र और रैंक 4 शरीर पोषण विधियां जिनके लिए अंधकार तत्व की आवश्यकता होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आश्चर्यचकित था कि इतना युवा व्यक्ति इस बात को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसे क्या चाहिए। अंधकार मंत्रों का मूल्य बहुत अधिक है क्योंकि अकादमी में भी इतने सारे मंत्र नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप अभी केवल रैंक 0 वाला ही खरीद सकते हैं। जहां तक शरीर को पोषण देने वाली विधि की बात है तो इसकी कीमत भी कम नहीं है। नूह ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक छोटा सा स्क्रॉल निकाला और उसे लिन को दिखाया। प्रोफेसर ने ध्यानपूर्वक इसकी जांच की और कुछ बार देखने के बाद काफी दिलचस्पी दिखाई। नूह कुछ कह पाता उससे पहले ही वह बोल पड़ा। मेरे पास 1000 क्रेडिट और वह मंत्र है, क्या वे पर्याप्त हैं? इस पुस्तक में सर्जिंग रिवर मंत्र था। चूंकि नूह के पास इसका कोई उपयोग नहीं था, इसलिए बेहतर था कि इसे किसी ऐसी चीज से बदला जाए जिससे उसकी ताकत बढ़ सके। पैसा तो वही था, उसे जमा करने का क्या मतलब था? उसे उपयोगी तकनीकों पर खर्च करना बेहतर था। बाद में जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो वह इससे अधिक लाभ उठा सकेगा। लिन ने अपना हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा और सोचने लगी। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से क्रिस्टल उठाया और ध्यान केंद्रित किया। आपने किस शरीर पोषण पद्धति का प्रशिक्षण लिया? 7 नरकों का निर्माण। लिन ने एक क्षण के लिए अपना ध्यान रोका और नूह की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने उस युवक को देखा तो उसकी आंखों में दया की भावना झलक उठी। फिर उसने अपना ध्यान पुनः केंद्रित किया और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने क्रिस्टल नूह की ओर फेंक दिया। तकनीकों और मंत्रों की सूची लंबी नहीं थी, इसमें अधिकतम 25 नाम थे और उनमें से अधिकांश रैंक 0 मंत्र थे। गहरा ब्लेड तीक्ष्णता बढ़ाता है। गहरा झिल्ली हल्का रक्षात्मक क्षमता। नूह ने उन्हें पढ़ा लेकिन उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। उन्होंने ब्लैक कोयल नामक एक रैंक 1 मंत्र देखा जिसका वे उपयोग कर सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि उनके राक्षसी रूप के साथ उन्नत उनकी मार्शल आर्ट उसी स्तर की थी। अन्य मंत्र सहायक थे जो किसी अन्य तत्व के लिए मौजूद थे। मैं इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले से ही सबसे अच्छे डार्कनेस मंत्रों में से एक है। अब रैंक 1 मंत्र खरीदना मेरी युद्ध शैली में बाधा ही डालेगा क्योंकि डेमोनिक फॉर्म का उपयोग करना हमेशा किसी भी समय सबसे अच्छा विकल्प होगा। मुझे शायद एक सहायक रैंक 0 वाला मंत्र चुनना चाहिए जो मेरी सामान्य स्थिति को बढ़ाए ताकि मैं डेमोनिक फॉर्म पर कम निर्भर रहूं। उन्होंने अपना ध्यान शरीर पोषण के तरीकों पर केंद्रित किया। 10 विधियां थीं लेकिन उनमें से केवल 3 में अंधकार तत्व की आवश्यकता थी। उन 3 में से केवल 2 के पास ही विशेष योग्यताएं थीं, जिन्हें चौथे रैंक पर पहुंचने के बाद हासिल किया जा सकता था। ये दोनों निश्चित रूप से अधिक मूल्यवान हैं, वे मुझे केविन के परिवर्तन की याद दिलाते हैं। प्रत्येक नाम के किनारे कीमतें लिखी हुई थीं और जब नूह ने दोनों तरीकों से कीमतों को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उनमें से प्रत्येक की कीमत 40,000 क्रेडिट से अधिक थी। इसकी तुलना में रैंक 0 मंत्रों की लागत केवल 8,000 क्रेडिट थी। उसने अपनी नजर उठाए और धीमी आवाज में लिन से बात की। मेरे मंत्र का मूल्य कितना है? लिन ने अपना सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया।
यह एक ऐसा मंत्र है जो रैंक 4 जादू की शक्ति को व्यक्त कर सकता है। चिंता न करें, बस प्रत्येक श्रेणी के लिए एक चुनें और आप ठीक हो जाएंगे। नूह ने पुनः 2 शारीरिक पोषण विधियों पर ध्यान केंद्रित किया। फैंटम का मार्ग, रैंक 4 तक पहुंचने से उपयोगकर्ता को अपनी चुपके क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, साथ ही थोड़े समय के लिए पूरी तरह से अदृश्य और अलौकिक बनने की अनुमति मिलेगी। यिन बॉडी, रैंक 4 तक पहुंचने से उपयोगकर्ता को उच्च पुनर्योजी गुणों वाला शरीर मिलेगा। ये सांस भी संग्रहित करेगा जिसका उपयोग शरीर के गुणों को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, मुख्य रूप से पुनर्योजी गुणों को। वे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेत रूप वास्तव में दिलचस्प है, यह मुझे किसी भी स्थिति से बचने में मदद कर सकता है और मेरा मानना है कि युद्ध में इसके कई अनुप्रयोग हैं। हालांकि यिन शरीर 7 नरकों के निर्माण के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है क्योंकि मैं सामान्य साधकों की तुलना में अधिक श्वास संग्रहित करने में सक्षम होना चाहिए। वे दोनों ही जीवित रहने के लिए वास्तव में उपयुक्त थे और नूह को अंततः निर्णय लेने में काफी समय लगा। उसने क्रिस्टल लिन को वापस दे दिया और शांति से बोला, मुझे रैंक 0 मंत्र शैडो स्टेप्स और रैंक 4 शरीर पोषण विधि इन बॉडी चाहिए। लिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं इस मंत्र का मूल्य 50,000 क्रेडिट रखूंगा। दुख की बात है कि यह एक सामान्य तत्व है जिससे इसकी नकल करना आसान है, इसलिए इसका मूल्य आपके द्वारा चुनी गई वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह उस स्थान पर वापस लौटे जहां उन्होंने पहली बार मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और पहले की तरह वही प्रक्रिया दोहराई। जब वह वापस आया तो उसके हाथों में 2 स्क्रॉल और 20 चमकते ऑब्सीडियन क्रेडिट थे। ये वह विधि और मंत्र हैं जो आपने मांगे थे, आपके मंत्र के मूल्य से 2000 क्रेडिट परिवर्तन के साथ जोड़े गए हैं। नूह ने सब कुछ अंतरिक्ष वलय में रख दिया और वह दूसरा प्रश्न पूछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं जान सकता हूं कि रैंक 4 डार्कनेस स्पेल खरीदने में कितना खर्च आता है? लिन ने एक जटिल मुस्कान दिखाई। वे बहुत दुर्लभ हैं और उनकी नकल करना लगभग असंभव है। यदि आप वास्तव में एक खरीदने के बारे में सोचना चाहते हैं तो आपके पास 2 लाख क्रेडिट से अधिक की राशि होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।